नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। बुद्ध ने कहा है, नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है, और गलतफहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति, सद्भावना, दूसरे के नज़रिए को समझने की इच्छा से खत्म होती है। बुद्ध ने कहा है, नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है, और गलतफहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति, सद्भावना, दूसरे के नज़रियों को समझने की इच्छा से खत्म होती है। दोस्तों, जो मैं कोट शेयर कर रहा हूँ, डेल कार्नेगी की पुस्तक से लिया है मैंने, लोक व्यवहार। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ टेकन फ्रॉम दैनिक जागरण। उत्तरी लद्दाख में भारत ने सैनिक बढ़ाए, चीन को दिया सख्त संदेश, क्षेत्रीय अखंडता के से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तरी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग के मैदानी क्षेत्रों में चीन के 17,000 से अधिक सैनिक व बख्तरबंद वाहनों की तैनाती के जवाब में भारत ने भी अपने 15,000 सैनिक और टैंक रेजिमेंट मोर्चे पर लगा दिया। रविवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से मोल्डोम कोर कमांडर स्तर के आधे दौर की बातचीत में भी भारत ने चीन को सख्त संदेश दिया कि क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उसे पूर्वी लद्दाख के पैगोंग सो व टकराव वाले सभी क्षेत्रों में अपने सैनिकों को हटाना ही होगा। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत ने डीओबी और डेप्सांग के समतल क्षेत्र में T-20 टैंक रेजिमेंट सहित जवानों को तैनाती की है। काराकोरम दर्रे के पास से लेकर डेप्सांग के मैदानों के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 1 तथा सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। मई के बाद से चीन ने इस क्षेत्र में 17,000 से अधिक सैनिक तैनात किए। ये सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर 13 तक भारतीय सैनिकों की गश्त में व्यवधान डाल रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए ही तैनाती बढ़ाई गई है। हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। दोनों से देशों के बीच शीर्ष सैन्य स्तर पर पहले भी बातचीत के बाद चीनी सेना गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में पेंगोंग सो झील के पास फिंगर क्षेत्र में पूरी तरह वापस जाने से सहमत हो गई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया। थोड़ा पीछे हटने के बाद चीनी सैनिक लौट आए और वे अब फिंगर 5 के पास निगरानी और चौकी बना की मंशा रख रहे हैं। ट्रंप ने टिकटॉक अधिग्रहण के लिए माइक्रोसॉफ्ट को दिए 45 दिन। चीनी ऐप टिकटॉक के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के बीच रविवार को चर्चा हुई। इसके बाद इस दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी ने साफ कर दिया कि वह इस ऐप को खरीदने के लिए बातचीत जारी रखेगी। इस मामले से जुड़े 3 लोगों के हवाले में समाचार एजेंसी राइटर ने बताया कि ट्रंप ने टिकटॉक को अधिग्रहित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को 45 दिन की मोहलत दी है। कंपनी ने भी 15 दिसंबर तक बातचीत पूरी करने की उम्मीद जताई है। ट्रंप ने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो 15 सितंबर से इस ऐप पर अमेरिका में प्रतिबंध लग जाएगा। ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट से टिकटॉक में 100% हिस्सेदारी खरीदने को कहा है। यह घोषणा ऐसे समय की गई जब ट्रंप टिकटॉक के चीन से जुड़ाव के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गत शुक्रवार को यह भी कहा कि वह इस ऐप को अमेरिका में प्रतिबंधित करने वाले हैं। इस बारे में जल्द ऐलान किया जाएगा। हालांकि ट्रंप की इस धमकी के बाद यह खबर आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस को खरीदने का इरादा छोड़ दिया। इसके बाद ट्रंप और नडेला के बीच हुई बातचीत के बाद माइक्रोसॉफ्ट पर रुख बदल गया। पीएम मोदी और अफगानी राष्ट्रपति गनी ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सोमवार को क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी और द्विपक्षीय हित के अन्य क्षेत्रों पर भी विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति गनी ने अफगानिस्तान की आवश्यकता को पूरी करने के खातिर प्रधानमंत्री से बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बयान में कहा कि मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए वहां के लोगों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने ईद उल अजहा यानी बकरीद पर एक दूसरे को बधाई दी। ध्वनि से 3 गुना अधिक गति का यात्री विमान। आने वाले समय में ध्वनि से 3 गुना अधिक गति मैक 3 से उड़ने वाले विमान से यात्रा संभव हो सकती है। दरअसल स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने इस दिशा में काम करने के लिए सुपरसोनिक विमानों के इंजन बनाने वाली कंपनी रॉल्स रॉयल्स के साथ एक प्रारंभिक साझेदारी की घोषणा की है। ब्रिटिश एयरवेज का कॉनकॉर्ड की एकमात्र यात्री विमान था जिसकी गति मैक 2.04 थी। इसकी उड़ान 2003 में बंद हो गई थी। वर्जिन गैलेक्टिक ने विमान का एक इलस्ट्रेन जारी किया है।
2025 तक 1.75 लाख करोड़ के रक्षा कारोबार की योजना। 2025 तक 1.75 लाख करोड़ के रक्षा कारोबार की योजना। सरकार 2025 तक रक्षा उत्पादों के 1.75 लाख करोड़ के कारोबार की योजना बना रही है। रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार नीति के मसौदे के मुताबिक अर्थव्यवस्था में तेजी से लाने वाले संभावित कारकों के रूप में सरकार ने इस क्षेत्र की पहचान की है। रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के मसौदे में अगले 5 साल में एयर स्पेस और रक्षा वस्तुओं व सेवाओं के 35,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस नीति को रक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में तैयार किया गया ताकि आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए सैन्य उपकरणों और हथियारों के उत्पादन और बढ़ावा दिया जा सके। इसमें एरोस्पेस और नौसैनिक जहाज़ों का निर्माण शामिल है। याद दिला दे कि मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए कई सुधार उपायों की घोषणा की थी। इनमें स्वदेश निर्मित सैन्य उपकरणों की खरीदारी के लिए अलग बजटीय आवंटन, ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करना शामिल है। अब खाड़ी देशों पर ऊर्जा निर्भरता घटाने की कवायद। अब खाड़ी देशों पर ऊर्जा निर्भरता घटाने की कवायद। अमेरिका व रूस समेत अन्य देशों से तेल व गैस खरीद पर ज़्यादा जोर। अपनी ऊर्जा जरूरत की पूरी पूर्ति के लिए इस वक्त मुख्य रूप से खाड़ी देशों पर निर्भर अब भारत अब अमेरिका के बाद रूस और अन्य देशों के रुख करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव तरुण कपूर ने दैनिक जागरण को बताया कि ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल के बीच भारतीय कंपनियां कई देशों में तेल व गैस ब्लॉक खरीदने की तैयारी में है। कोविड-19 में वैश्विक कूटनीति व इकोनॉमी में कई तरह के बदलाव की शुरुआत कर दी है। नए माहौल में भारत भी अपनी ऊर्जा नीति में एक अहम बदलाव कर रहा है। वह तेल व गैस के लिए सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। कपूर के मुताबिक अमेरिका के साथ 2 वर्षों में ऊर्जा खरीद काफ़ी बढ़ गई है और वह भारत को तेल व गैस आपूर्ति करने वाला विश्वसनीय साझेदार देश बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि भारत का अपना रणनीतिक भंडार भर चुका है। हम अमेरिका के विशाल रणनीतिक भंडार में तेल खरीद कर रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में आपातकाल में यह क्रूड महंगा होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकें। कभी हार न मानने का संकल्प। सभ्यताओं एवं साम्राज्यों ने सदा से ही अपनी श्रेष्ठता उत्कर्ष का प्रदर्शन स्थापत्य वास्तुकला के माध्यम से किया है। इस स्थापत्य ने न सिर्फ विशिष्ट शैलियों को जन्म दिया बल्कि अपने जातीय संस्कार, धार्मिक कल्पनाओं और जीवन दर्शन को मूर्त रूप से देकर भावी पीढ़ियों के अवलोकन तथा समीक्षा के ठोस विरासत भी दी। इस प्रयास ने हमारे लिए किले, परकोटे, शहर, मगल, महल, रंगमंच और मंदिरों के आदि के रूप में यूनान से लेकर चीन तक और पेरू से लेकर भारत तक एक ऐसी विरासत छोड़ी जिस पर समस्त मानवता गर्व कर सकती है। परंतु इस बीच पश्चिम एशिया में कुछ ऐसी सभ्यताओं का उदय हुआ जिनमें सृजन की जगह विध्वंस हावी रहा। अरब के मरुस्थल और कठोर जीवन से निकली इन सभ्यताओं ने न तो स्थापित मानव मूल्यों का महत्व था और न ही दूसरी सभ्यताओं की धार्मिक भावनाओं का लिहाज। उनके लिए मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर अपने धर्मस्थल बना लेना पूर्ण विजय एवं मजाबोर श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया। कई बार विधर्मियों के पूजा स्थल में मामूली परिवर्तन करके उन्हें कब्जा लिया गया। 4वीं शताब्दी में सीरिया के पामायरा मंदिर से शुरू हुआ विध्वंस का यह सिलसिला अब तक बामियान में बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ने तक चलता रहा। यदि कहीं और कोई संसद था तो बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ने वाला तालिबान किसी सभ्यता की विचार मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो यह भ्रम भी हाल में टूट गया। पिछले सप्ताह प्रगतिशील यूरोपियन यूनियन के सदस्य और एक जनतांत्रिक देश तुर्की ने 6वीं शताब्दी के विश्वविख्यात बाइजेंटाइन चर्च हागिया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कमाल अतातुर्क सरकार के 1934 के इस फैसले को पलट दिया जिसके तहत 1434 में इस्तांबुल पर कब्जे के बाद उस्मानी सल्तनत द्वारा मस्जिद में तब्दीली हागिया सोफिया को एक संग्रहालय बना दिया था। अपने निर्णय के प्रति प्रतिबद्धता जताने के लिए एर्दोगन ने वहां जुमे की नमाज भी पढ़ी। अद्भुत पच्चीकारी महाकाय मध्यकक्ष, सुनहरी छतों और विराट मेहराब वाली हागिया सोफिया, जिसे तुर्की में आया सोफिया बुलाते हैं, न सिर्फ बाइजेंटाइन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है बल्कि एशिया माइनर राज के तुर्की, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के स्थापत्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस इमारत को संग्रहालय में बदलते वक्त अतातुर्क सरकार ने बड़े जतन से उन ईसाई रूपांकनों को दीवारों से कुरेद कर निकलवाया था जिन्हें 15वीं शताब्दी में प्लास्टर से ढक दिया गया था। परंतु
परंतु एर्दोगन सरकार ने तुर्की ने यह सिद्ध किया कि इस्लामी देशों में धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव के प्रयोग पर 4 दशक भले ही खिंच जाए, परंतु वह कुछ देशों की मूल प्रकृति बदलने के में नाकामयाब रहे हैं। पूर्वी राष्ट्रपति कर्नल जमात अब्दुल नासिर के बाद मिस्र, शाह शासन के बाद का ईरान और मलेशिया इंडोनेशिया की बदली राजनीतिक धारा भी इस बात की तस्वीर करती है। इस मूल प्रकृति में मजहबी प्रवृत्ति और संकीर्णता इस प्रकार हावी रही है कि यजीदी या कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार ने अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम चेतना को कभी उद्वेलित नहीं किया, बल्कि धर्माभिमान और सृष्टा के बोध ने मतलम्बियों की नज़र में इस्लामी विस्तारवाद को अपना नैतिक दायित्व बना दिया। हागिया सोफिया का मस्जिद बनना इसी विस्तारवाद का प्रतीक है। चाहे वह तुर्की, पाकिस्तान का मलेशिया की आक्रामकता हो या यूरोप में पहुंचे शरणार्थियों की शरिया की जिद, किसी प्रभावशाली चुनौती के अभाव में यह विस्तारवादी निरंतर और निरंकुश रूप में जारी है। यह यूरोप जो कभी इस्लामी विस्तारवाद का प्रतिस्पर्धा था, आज थक चुका है। सामरिक व या बौद्धिक किसी भी प्रकार के मुकाबले के लिए उसकी हिम्मत टूट चुकी है। यहाँ तक कि यूरोप समेत पूरे पाश्चात्य जगत में इस्लामी अलगाव और चरमपंथ के बचाव में ने बड़े उद्योग का रूप ले लिया। इस परिप्रेक्ष्य में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जाता है। प्राचीन सभ्यताओं में भारत ही एकमात्र सभ्यता है जिसमें विस्तारवादी ताकतों की चुनौती देते हुए अपनी सांस्कृतिक अक्षुण्णता बनाए रखी। एक बड़ा भूभाग होने के बावजूद और हजारों मंदिरों के तोड़े जाने के बाद भी समय समय पर तुर्कों, ईरानियों, अरबों, डचों और पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किए गए पूजा स्थलों को वापस लाने के लिए भारतीय सभ्यता में निरंतर संघर्ष किया है। अपनी पुस्तक द फ्लाइट ऑफ डिटीज़ में इतिहासकार मीनाक्षी जैन ने मुल्तान से लेकर केरल के गुरुवायूर तक तोड़े गए मंदिरों के पुनर्निर्माण की कई गाथाओं का वर्णन किया है। अयोध्या में राम जन्म आंदोलन इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण और समकालीन पड़ाव है। 5 शताब्दियों तक चले इस संघर्ष के बारे में विख्यात लेखक नीरज चौधरी का मानना था कि कोई भी आत्माभिमानी समाज गुलामी के प्रतीकों को इस प्रकार सहन नहीं कर सकता। नोबेल विजेता लेखक वी.एस. नायपाल ने अयोध्या आंदोलन को आहत भारतीय सभ्यता का ऐतिहासिक जागरण बताया था। किसी प्रकार के ग्लानि भाव को नकारते हुए नायपाल ने मंदिर तोड़कर बनाई गई बाबरी मस्जिद के गिरने को ऐतिहासिक संतुलन की पुनर्स्थापना करने वाला एक रचनात्मक कृत्य बताया। नायपाल का स्पष्ट मत था कि अयोध्या में आक्रांताओं द्वारा पवित्र जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण अपमान स्वरूप किया गया। वह इस प्राचीन विचार का अपमान था जो राम के रूप में भारत में 2-3 हजार साल से विद्यमान है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन जन जन की धर्मनिष्ठा का सम्मान और ऐतिहासिक अपमान का प्रतीक भी है। साथ ही सभ्यताओं में द्वंद्व में यह विस्तारवाद से कभी हार न मानने का भारतीय संकल्प भी है। इस संकल्प और प्रतिबद्धता के अभाव में दुनिया कहाँ पहुँचेगी? हागिया सोफिया इसकी मिसाल है। अपनी सभ्यताओं और उदारता पर गर्व करने वाला यूरोप एर्दोगन की करतूत से सकते में है, परंतु उसके समक्ष असहाय है। भविष्य की दृष्टि से दोनों स्थापत्यों की तुलना जहां राम मंदिर को दास्ता से मुक्ति और एक सृजनात्मक सभ्यता के पुनरुत्थान के रूप में याद रखेगी, वहीं हागिया सोफिया लूटपाट, छीना झपटी और परधर्मियों के प्रति इस्लामी असहिष्णुता की एक और मिसाल बनकर रह जाएगा। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं स्तंभकार हैं। लेखक श्री विकास सारस्वत। थैंक यू।